मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं अंकित सर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो अभी आपका टेक्नीशियन का मैथ के सारे क्वेश्चन सर करवाए हैं। तो अब देखते हैं कि रीजनिंग में आपके कौन कौन से टाइप किस चैप्टर से सवाल पूछे गए। एक एक करके सारे सवालों को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आप लोग नजर डालेंगे। तो यहाँ एक जो है बाबू, ये आपका एनालॉजी चैप्टर से सवाल दिया गया। अब एनालॉजी चैप्टर से सवाल दिए गए तो इसमें क्या किया गया उसे समझिएगा। तो जैसे यहाँ 3 नंबर आपका है 17, 12, 612, और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि 6, 12, 252। यानी कि इन तीनों नंबर का आपस में जिस तरह का संबंध होगा, या फिर इन तीनों नंबर का आपस में जिस प्रकार का संबंध होगा, वही आपको आगे ढूंढने की जरूरत है। तो यहां देखते हैं क्या संबंध है। तो आप देख रहे हैं 17, 12, 612, यहां जो अंतर है वो बहुत ज्यादा का है। बहुत ज्यादा का है मतलब सीधी सी बात है कि यहां गुना किए गए होंगे। तो यदि हम बाबू 17 और 12 को आपस में गुना करेंगे तो देखिए 17 गुने 12 आपका कितना होता है। तो 17 गुने 12 आपका होता है 204, और 204 को यदि हम फिर 3 से गुना कर देते हैं, 17 204 गुने 3 अगर हम करेंगे तो यह आपका हो जाता है 612। उसी प्रकार आप अगर इसको चेक करें तो देखिए 6 गुना 14, 6 गुने 14, तो 6 गुने 14 आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 84। 6 गुना 14 हो गया 84, और फिर इसको गुने 3 करेंगे यदि तो कितना होगा, आपका हो जाएगा 252। तो उसी प्रकार आगे देखना है कि कौन सा वो नंबर है जिसमें पहले 2 नंबर को आपस में गुना किया गया और उसके बाद उसे 3 से गुना करके तीसरे नंबर लाया गया। यानी यहां 17 और 12 में संबंध ये है कि 17 और 12 को पहले आपस में गुना किए जाते हैं और उसके बाद जो नंबर आता है उसको 3 से गुना करके ये तीसरा नंबर लाया गया। उसी प्रकार 6 और 14 को आपस में गुना किए गए, जो नंबर आपको प्राप्त हुआ उसको 3 से गुना करके ये तीसरा नंबर आपको प्राप्त किया गया। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो आप देखिए कौन सा आंसर आपका होगा। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, आपका ऑप्शन सी 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये भी नहीं होगा। 13 7 91, 91 तिया 273, यहां आपका ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखें तो 13 गुने आपका हो जाएगा 7, 13 गुने 7 91, गुने आपका हो जाएगा बाबू 3, तो 91 गुने 3 आपका 273। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। यदि हम 13 को 7 से गुना करेंगे तो आपका होगा 91, और इसको जब 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 273। यानी जो सेट आपको यहां पर दिए गए एग्जाम्पल में सेम इसी पैटर्न पर ये सेट आपका है। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी लाइव सेशन में जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं उसको इसका लाभ आसानी से मिल जाए। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा क्या है। तो यहां पर बाबू दिया हुआ है एनालॉजी से ही, ये भी चैप्टर आपका नंबर एनालॉजी है। यानी 2 का 9 से जो संबंध होगा, 6 का 217 से जो संबंध होगा, वही बतलाना है 9 का किससे होगा। तो यहां देखिए 9 और 2 में क्या संबंध है। तो 2 का क्यूब आपका होता है बाबू 8, और 8 में जब 1 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाता है 9। उसी प्रकार 6 का क्यूब आपका हो जाएगा 216, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका होगा 217। 216 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 217। यानी कि यहां जो संबंध बन रहा वो क्या है, तो पहले नंबर का क्यूब करके उसमें 1 जोड़ेंगे तो दूसरा नंबर मिलेगा। तो यहां दिया हुआ है 9, तो जब 9 का क्यूब हम करेंगे तो 9 का क्यूब होता है बाबू 729, और 729 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 723, और इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो भी अभी लाइव जुड़े हुए हैं आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए, इससे क्या होगा आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो आंसर देते रहिए कमेंट सेक्शन में। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि क्या आंसर ये क्वेश्चन आपको दिए गए। तो यहां पर बाबू राहुल सिंह बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन आपका सही, अमित कुमार
पिछले क्वेश्चन 18 का डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। तो यहां बाबू साइलोगिज्म से क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ रातें लाइट हैं, यानी सवाल में बोल रहा है कि कुछ रात जो है वह बाबू क्या है, आपका लाइट है। तो ये हो गया आपका लाइट। फिर अगला स्टेटमेंट कहता है कोई भी लाइट वैन नहीं है, यानी कोई भी लाइट जो है ये आपका वैन नहीं है। फिर अगला सवाल में अगला स्टेटमेंट कहता है सभी वैन चाबुक है, यानी ये सारे के सारे वैन जो है ये आपके क्या हैं, चाबुक हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दो एलिमेंट के बीच में, यहां पर कुछ पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब दो सर्कल के बीच में यहां पर इस रूप में कट का निशान बन जाए, तो यहां पर जब भी निकालते हैं बाबू तो कंक्लूजन केवल और केवल सम में निकाला जाता और दोनों तरफ से निकाले जाते हैं। इस जगह पे कंक्लूजन का ऑल में बोलना आपका क्या हो जाता है, गलत। उसी प्रकार यहां ध्यान रखिएगा कि जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो तो अंदर से बाहर जो कंक्लूजन निकालते हैं वो ऑल में भी निकाले जाते हैं और सम में भी निकाले जाते हैं, लेकिन बाहर से अंदर जो कंक्लूजन होगा वह केवल और केवल आपके सम में निकाले जाएंगे। तीसरा चीज ये ध्यान रखना है कि यहां पे वैन और लाइट में जो रिलेशन है वो आपका निगेटिव रिलेशन है, यानी कोई भी लाइट आपका वैन नहीं है तो कोई भी वैन आपका लाइट नहीं होगा, यानी लाइट और वैन के बीच पूरा का पूरा क्या है, निगेटिव रिलेशन है। ये इसका दुश्मन हो जाएगा और ये इसका दुश्मन होगा। अब देखिए यहां पर कंक्लूजन क्या कहता है। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ रातें वैन नहीं है, तो बोलिए यहां जब कोई लाइट आपका वैन नहीं है और कुछ रात जो है यहां पे आपका लाइट है, यानी रात का कुछ हिस्सा जो है वह निश्चित रूप से वैन नहीं होगा, तो पहला नंबर कंक्लूजन आपके क्या हो जाएंगे, सही। दूसरा कंक्लूजन बाबू ये कहता है कि कोई भी वैन लाइट नहीं है। अब देखिए वैन से लाइट, जब लाइट का वैन से निगेटिव रिलेशन तो वैन का भी लाइट से निगेटिव रिलेशन, तो दूसरा कंक्लूजन भी आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम देखें तीसरा कंक्लूजन कहता है कि कुछ चाबुक लाइट नहीं है, तो यहां देखिए कुछ चाबुक आपका वैन है और कोई भी वैन आपका लाइट नहीं है, तो निश्चित है कि कुछ चाबुक आपका लाइट नहीं होगा, तो इस आधार पे तीसरा कंक्लूजन भी आपके क्या हो जाएंगे, सही। चौथा बोल रहा है कुछ रातें चाबुक हैं, तो रात और चाबुक के बीच में जब भी रिलेशन अगर होता तो वो आपका निगेटिव में होता, लेकिन रात और चाबुक के बीच में यहां पर पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाले जाएंगे, तो यहां चौथे नंबर कंक्लूजन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहां पे आंसर दीजिएगा केवल निष्कर्ष 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो यहां पे देखो बाबू ऑप्शन ए कहता है कि केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण नहीं करता, जबकि 3 नंबर आपका अनुसरण कर रहा है, तो ए आंसर नहीं करेंगे। बी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण नहीं करता, ये भी आंसर नहीं। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण नहीं करता, ये भी आंसर नहीं। डी में कहता है कि केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण नहीं करता है, तो यहां राइट आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। तो 20 के बाद आइए 20 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग चलते हैं। तो 21 में बाबू यहां पर कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या बोला गया, तो यहां पर बोल ये रहा है कि देखिए डब्लू का कोड यहां एक्स है, तो WINNER विनर का कोड जो है XJOOFS के रूप में किया गया। तो यहां सिंपल सा काम ये किया गया कि W का आगे का लेटर यहां X लिखे गए, I का आगे का लेटर J है, N का आगे का लेटर O है, फिर N का आगे का लेटर O दिया गया, E का आगे का लेटर F है और R का आगे का लेटर S है। यानी यहां जो कोड किया गया एक एक लेटर आगे का लिखा गया। तो उसी प्रकार यहां देखिए R का आगे का लेटर S लिख के कोड किया गया, Y का आगे का लेटर Z लिखा गया। सारे जगह आप देख रहे हैं एक एक लेटर आगे है। तो जब आपसे कार्टून का कोड पूछा तो C का आगे का लेटर D हो जाएगा, A का अगला लेटर B हो गया, R का आगे का लेटर S, T का आगे का लेटर U, उसके बाद डबल O का आगे का लेटर हो जाएगा डबल P और N का अगला लेटर हो जाएगा O।
तो आपका आंसर होगा DVSUPPO, DVSUPPO आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले आइए अगले सवाल की ओर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी, अमित कुमार, चंचल कुमार, बिल्कुल ही सही आंसर है बाबू। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 22 में, तो 22 में यहां पर बाबू अगर देखें तो ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है ना। तो यहां पर आप सभी लेटर को ये देखें कि किस लेटर के आगे और पीछे कौन सा लेटर आपका मौजूद है, उस आधार पे आप आंसर करेंगे। तो यहां देखिए लेटर एक्स के बाद यहां पे जे मौजूद है और एक्स से पहले यहां पे पी मौजूद है। तो अगर हम एक्स से पहले यहां लेटर पी देते हैं तो यहां हो जाएगा लेटर पी। अब देखिए P के बाद यहां X है, तो यहां भी P के बाद हम लेटर कौन सा डाल देते हैं, X डाल देते हैं। तो बोलिए लेटर अगर हम सीरीज बैठाना चाहें तो किस प्रकार बैठाएगा। तो यहां अगर लेटर हम J देंगे तो JMPX एक सीरीज तो यहां तक बनेगा, फिर आगे बनेगा JMPX, फिर आगे दूसरा बनेगा JMPX और फिर आगे होगा JMPX। ये आपका सीरीज बनेगा। तो इस आधार पे जब हम आंसर करना चाहें तो क्या हमारा आंसर होगा, ये आप लोग देखेंगे। चलिए पीडीएफ क्वेश्चन और आंसर भी हो, आंसर तो दिया ही जाता है बाबू, यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको जो लेटर चाहिए सीरीज पूरा करने के लिए वो चाहिए आपको जे, जे के बाद चाहिए पी, उसके बाद एम, फिर चाहिए जे, एक्स, एम, पी। तो राइट आंसर जो है वह आपका क्या होगा, तो आंसर देखिएगा JPMJXMP, राइट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले आइए अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा। तो 23 में सवाल में बोल रहा है बाबू, ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए कि किस सिंबल का मतलब क्या है। अब सवाल यहां से बोल रहा है कि $Q, तो अब आना है डॉलर के पास, डॉलर यहां है और डॉलर कहता है एक्स डॉलर, वाई का अर्थ है एक्स वाई का पुत्र है। पुत्र होगा तो नीचे वाले पीढ़ी में, और पुत्र होने का काम कौन कर रहा है, एक्स, यानी ये पहला व्यक्ति कर रहा है। तो यहां भी P और Q में पहला व्यक्ति P है, यानी P जो है वह Q का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो P को यहां Q का पुत्र बनाएंगे। पुत्र का मतलब हो गया कि ये पुरुष है, तो पुरुष के ऊपर यहां प्लस का सिंबल देंगे। आगे देखिए बोला गया क्यू हेस आपका भी दिया गया, हेस का मतलब दिया गया है कि एक्स वाई की माता है, यानी क्यू जो है वह भी की माता होगी। अगर क्यू भी की माता होगी तो जाहिर सी बात है भी जब भी होगा तो इस वाले पीढ़ी में हो जाएगा। अब अगले सवाल में आएंगे तो बोला गया V@B। अब एट दी रेट का मतलब क्या है, एट दी रेट का मतलब है कि एक्स वाई का पति है, यानी यहां भी जो है वह बी का पति होगा। अगर भी बाबू बी का पति होगा तो पति पत्नी के बीच के रिश्ते को यहां प्लस के सिंबल से दर्शाएंगे, और अगर ये पति होगा तो जाहिर सी बात है ये कौन हो जाएगी, पत्नी। तब सवाल में बोल रहा है कि तो पी किस प्रकार बी से संबंधित है, पी का रिश्ता बी से बताना, यहां बी है यहां से पी का रिश्ता बतलाइए। तो देखिए बी का पति या पति का ये कौन है, भाई, तो पति के भाई को या तो देवर कहेंगे या जेठ कहेंगे। बड़े भाई को जेठ कहा जाता है और छोटे भाई को देवर कहा जाता है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट से ये क्लियर नहीं है कि वो जेठ है या देवर। तो आंसर दीजिएगा जेठ या देवर। तो जिस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए देखिए यहां दिया हुआ है जेठ या देवर, तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या बोल रहा है। 24 में वो बोला गया कि नेहा अपने घर से निकलती है और दक्षिण की ओर 51 मीटर चलती है। नेहा किसी पॉइंट से चलना शुरुआत करती है और दक्षिण की ओर 51 मीटर चलती है। तो ये हो गया बाबू दक्षिण दिशा में 51 मीटर। अब आगे सवाल में तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी सेंटर पॉइंट से ऊपर की ओर हमेशा आपका नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे आपका साउथ होगा, राइट में ईस्ट होगा और लेफ्ट में आपका वेस्ट होता है। तो जब चेहरा नॉर्थ में तो लेफ्ट हैंड वेस्ट की ओर और राइट हैंड जाएगा ईस्ट की ओर। चेहरा जब ईस्ट में तो लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट हैंड इसका नीचे। चेहरा साउथ में तो लेफ्ट हैंड ईस्ट की ओर और राइट हैंड हो जाएगा वेस्ट की ओर। और जब चेहरा वेस्ट में होगा तब लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड होगा ऊपर।
अब सवाल में बोल रहा है कि दक्षिण दिशा में जाने के बाद, तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में और राइट हैंड इसका हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में। अब आगे सवाल में बोला गया फिर बाएं मुड़ती है और 44 मीटर चलती है। अब यहां से वो अपने बाईं ओर मुड़ती है और 44 मीटर चलती है, ये हो गया 44। अब चेहरे का डायरेक्शन ईस्ट है तो ऊपर आपका लेफ्ट होगा और नीचे इसका राइट हो जाएगा। आगे सवाल में बोला गया कि अब वह फिर से बाएं मुड़ती है और 83 मीटर चलती है। अब बोलिए यहां से बाएं मुड़ेगी तो ऊपर की ओर जाएगी और 83 मीटर बोला गया, 83 बोला गया तो 51 में तो इस पॉइंट तक पहुंचेगी। अब 51 के बाद ऊपर ये जो होगा वो आपका 32 मीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? तो ऊपर जो आपका होगा इस पॉइंट के बाद वो आपका रहेगा 32 मीटर का। तो यहां पर यहां डाल दीजिए, यहां तक 51, 51 के बाद ये हो गया 32, तो 51 32 हो गए 83, इस पॉइंट पे पहुंचा। अब सवाल में बोल रहा है कि वह उस खंबे से कितनी दूर है जो अब उसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर है। यानी कि इसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर में यहां पर एक खंभा रखा हुआ, यहां पे क्या है? एक खंभा है 32 मीटर उत्तर में। तो यहां से यहां की दूरी आपसे पूछा गया, तो बोलिए यहां से यहां की दूरी अगर 44 है तो इसके ठीक समानांतर ऊपर भी ये दूरी आपका कितना हो जाएगा? 44। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 44 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे नजर डालेंगे। तो यहां पर सभी का आंसर अमित कुमार, चंचल कुमारी, अनीता कुमारी, सभी का आंसर बाबू बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। आगे बाबू डाइस से सवाल दिया गया, तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब एक डाइस का दो व्यू दिया गया हो, यहां देखिए दो व्यू है, तो इन दोनों में देखिए कितने सतह आपके समान है। तो यहां दो भी आपका कॉमन है और यहां चार भी आपके कॉमन है। तो पॉइंट हमेशा ये याद रखना है कि जब एक डाइस के दो व्यू दिए गए हो और उन दोनों में दो सतह जब भी आपका समान हो, तो जो सतह आपका समान नहीं होता है वही दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी यहां पर 1 और 6 समान नहीं है, तो 1 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दूसरा चीज, जो अंक आपका समान है उसके अपोजिट में आइदर और में वह अंक होगा जो इस पर लिखा हुआ नहीं है। यानी 2 के अपोजिट में हम कहेंगे या तो 3 होगा या फिर 5 होगा, और उसी प्रकार 4 के अपोजिट या तो 5 होगा या फिर 3 होगा। तो सवाल पूछा गया कि एक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, यानी 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट यहां 6 दिया हुआ है। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। जो भी कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 25 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में बोल रहा है कि बाबू 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। मानिए कि ये एक पंक्ति है और सभी व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। 1 2, ये हो गया 3 4 5 6 और ये हो गए 7। अब देखिए सवाल में आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति है। तो हमेशा ध्यान रखिए किसी व्यक्ति का चेहरा जब उत्तर दिशा में होगा तो उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। अब बोल रहा है यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति, तो यू को ऐसे जगह बैठाएंगे जिसके दाएं में केवल और केवल 2 व्यक्ति हो। तो यू का स्थान निश्चित रूप से यहां हो जाएगा। तो इसके दाएं में देखिए केवल और केवल 2 व्यक्ति यहां बैठ रहे हैं। अगले लाइन में कहता है कि आर के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं। अब बोलिए आर का स्थान वहां रखना है जिसके बाएं केवल 2 व्यक्ति हो। तो आर का स्थान निश्चित रूप से यहां होगा, तो इसके बाएं केवल और केवल यहां 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं। अगले सवाल में बोल रहा है कि यू और क्यू के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं, यानी यू और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए। तो क्यू का स्थान इधर नहीं जाएगा क्योंकि क्यू के लिए कोई स्थान बचेगा नहीं, क्योंकि यू और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए। तो क्यू का स्थान जब भी होगा इस साइड होगा और क्यू का स्थान निश्चित रूप से यहां होगा, तभी यू और क्यू के बीच में यहां 1 और 2 व्यक्ति आपके बैठ पाएंगे। अगले सवाल में बाबू बोल रहा है कि आर और भी के मध्य में मात्र 3 व्यक्ति बैठते हैं।
अब बोलिए आर यहां है तो भी का स्थान यहां देंगे नहीं इस साइड में, अगर इस साइड में भी का स्थान देंगे तो बीच में 3 व्यक्ति हो नहीं पाएगा, इसलिए भी का स्थान इधर जाएगा तो 1 2 3 यहां पर हो जाएगा भी का स्थान, आर और भी के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। अगले लाइन में कहता है कि टी जो है वह यू के ठीक पास समीपस्थ नहीं है, यानी यू टी जो है वह यू के पास नहीं बैठेगा। टी अगर यू के पास नहीं बैठेगा तो मतलब है टी के लिए ना तो ये स्थान ना ही ये स्थान, तो टी के लिए एकमात्र ये स्थान बचता है, तो टी यहां बैठ जाएगा। आगे बोल रहा है एस यू के दाएं बैठता, अगर एस यू के दाएं बैठेगा तो एस का स्थान ये हो गया। अब एकमात्र व्यक्ति आपके पास कौन बच रहा है, तो एक व्यक्ति बच रहा है पी, तो पी का स्थान ये हो जाएगा। तब सवाल में पूछा गया कि यू के दाईं ओर कौन बैठता है, तो यू के दाईं ओर में एस बैठता है। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी एस, बिल्कुल सही आंसर है अमित कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो अगला सवाल आपका कौन सा है, 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आप लोग नजर डालेंगे और अगले 27 नहीं यहाँ पे 43 है। अब देखिए 43 में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है यदि श्रृंखला में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, यानी कि यहाँ जो एक श्रृंखला दिया गया है यहाँ से सारे नंबर को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से बोला गया, कौन सा दाएं से 8वें स्थान पर होगा। तो इधर से आपको काउंट करना है 8वां, लेकिन नंबर को छोड़ देना है। तो यहां से देखिए नंबर को अगर छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, नंबर ये दोनों को छोड़ देंगे, ये हो गया 4 5 6। अब ये नंबर है इसको छोड़ देंगे तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8। 8वां जो एलिमेंट होगा वह आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी एम, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे आप लोग नजर डालेंगे। जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अनीता, चंचल, अमित, सभी लोग आगे बढ़िए और आंसर देते रहिए सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी और रीजनिंग में आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सामान्य ही है, कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। तो जो भी चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं आप लोग लाइव डिस्कशन में जुड़िए, उससे फायदा ये होगा कि हम एक्स्ट्रा भी कुछ आप लोगों को देते चलेंगे जहां आप लोग पूछेंगे। तो यहां से चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, 44 में बोल रहा है कि 5 बॉक्स है, बॉक्स का नाम के से लेकर ओ तक, जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर व्यवस्थित किया गया। अब बोल रहा है बॉक्स एम को बॉक्स एन के ऊपर, यानी कि बॉक्स एम जो है वह एन के ऊपर है। आगे बोला गया बॉक्स ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया, बॉक्स ओ जो है वह के नीचे रखा गया। फिर बोल रहा है कि बॉक्स एन को बॉक्स के ऊपर रखा गया। अब बोलिए एन को के ऊपर रखेंगे तो यहां पर एन होगा, यहां पर के हो गया, एन के ऊपर यहां एम है तो एम हो गया, के नीचे ओ है तो यहां ओ हो गया। आगे बोल रहा है कि बॉक्स एल को बॉक्स ओ के नीचे रखा गया, एल को ओ के नीचे रखेंगे तो एल का स्थान ये बनेगा। तब सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस बॉक्स को सबसे नीचे रखा गया, तो सबसे नीचे यहां एल को रखा गया। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 44 का जो आंसर होगा वो बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर, 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे आप लोग नजर डालेंगे। तो 45 में आपसे पूछा गया, यहां देखिए कोडिंग डिकोडिंग टाइप आपका सेंटेंस टू सेंटेंस है। तो देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग सेंटेंस टू सेंटेंस में आपको किस रूप से आंसर करना है वो सीखिएगा। तो सबसे पहले इसमें करना ये होता है आपको कॉमन ढूंढना है। तो यहां देखिए इन दोनों में कॉमन आपका क्या है, तो इन दोनों में सी आपका कॉमन है। यहां देखिए तीनों जगह आपका सी मौजूद है, तो आप वैसे कोड ढूंढिए जो तीनों जगह मौजूद हो। यानी कि यहां देखिए VE, ये भी हो गया VE और ये भी हो गया VE, यानी सी का जो कोड है वह निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, VE हो जाएगा। अब सवाल पहले देखिए क्या पूछा गया, सवाल पूछ रहा है पार्टी ड्रेसेज का कोड क्या होगा। तो पार्टी ड्रेसेज का कोड आप कहां से निकाल सकते हैं, तो पार्टी आपका यहां है, ड्रेसेज यहां है। तो यहां देखिए इन दोनों में ड्रेसेज आपके कॉमन है, तो ड्रेसेज यहां हो गया, ड्रेसेज यहां हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, तो इन दोनों में TI आपका कॉमन है, यानी ड्रेसेज का जो कोड है वह आपका TI हो जाएगा।
तो जिस ऑप्शन में TI है उसको लेना है, जिसमें नहीं है उसको काट देना है। आगे चलिए, पार्टी का कोड के लिए आपको क्या क्या निकालना है, तो यहाँ देखिए यह पार्टी का कोड निकालने के लिए वी और देयर का कोड जब निकालेंगे तब आगे आपका पार्टी का कोड निकलेगा। तो यहाँ पर देखो बाबू, आपका देयर और देयर यहाँ पर क्या है, कॉमन है। इन दोनों में अगर कॉमन कोड हम ढूंढेंगे तो कौन सा है, तो SU, और यहाँ पर भी है आपका SU, यानी देयर का कोड आपका हो जाएगा SU। अब इसके बाद देखिए और क्या कॉमन है, तो यहाँ पर V आपका कॉमन है, यहाँ भी V आपका कॉमन है, और इन दोनों में NX आपका कॉमन है, यानी V का कोड आपका NX हो जाएगा। तो जो शेष बच रहा है पार्टी और यहाँ FS, यानी पार्टी का कोड आपका FS हो जाएगा। तो यहाँ TIFS, TI जो है ये डिजिट का हो गया और पार्टी का FS हो जाएगा। आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे नजर डालेंगे। तो ये आपका इनइक्वलिटी का सवाल है। इनइक्वलिटी में 2-4 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। ध्यान केवल ये रखना है कि जब सिंबल आपका सेम डायरेक्शन में इस रूप में जाता हो या फिर इस रूप में जा रहा हो, तो ये जब सेम डायरेक्शन होगा तब तो दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन आपके बनेंगे। लेकिन यदि आपका सिंबल, ध्यान रखिएगा, यदि आपका सिंबल सेम डायरेक्शन में नहीं हो, यदि आपका सिंबल इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में दिया गया हो, तो ध्यान रखिएगा वहां कभी भी रिलेशन आपका नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो सिंबल होते हैं वह आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर ग्रेटर, लेस और इक्वल, ये तीन सिंबल जो है बाबू आपका डिफिनिट सिंबल है, जबकि ग्रेटर, इक्वल, लेस इक्वल और नॉट इक्वल, ये तीन सिंबल जो है आपका इनडिफिनिट सिंबल है। तो दो एलिमेंट के बीच में जब कभी भी आपका डिफिनिट सिंबल होगा तो आंसर कंक्लूजन सही करते वक्त हम केवल और केवल डिफिनिट कंक्लूजन को ही आधार मानेंगे। जब डिफिनिट कंक्लूजन नहीं होगा तब हम इनडिफिनिट को आधार बनाएंगे। अब आइए कंक्लूजन नंबर 1 पे। एक में कहता है T लेस इक्वल W। अब T से W के बीच आइए, T यहां है, W यहां है, तो देखो बाबू T के तरफ लेस है तो यहाँ T के तरफ लेस दिया गया, फिर C है, इक्वल G है, यानी C और G बराबर है, फिर लेस जो है T के तरफ ही है और फिर यहाँ बराबर है, यानी T और W के बीच में यहाँ देखिए इनडिफिनिट सिंबल ही दोनों जगह आपको दिए गए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा कंक्लूजन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही, यानी T जो है W से या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा, और इस आधार पे कंक्लूजन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा कंक्लूजन कहता है C ग्रेटर देन इक्वल M। यहां से देखिए C ग्रेटर देन M, C से अगर हम M के बीच आते हैं तो यहां देखिए ये दोनों सिंबल आपका अपोजिट डायरेक्शन, और जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन का सिंबल हो गया तो कंक्लूजन आपके गलत हो जाएंगे। यहां पे आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा वह बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 2-4 पॉइंट अगर आप हमेशा याद रखते हैं तो कभी भी आपका इनइक्वलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 में देखिएगा। तो 47 में बोल रहा है कि 8 व्यक्ति PQRS से लेकर W तक रात्रि भोज के लिए एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति एक एक कोने पर बैठे हैं और 4 व्यक्ति 4 भुजाओं के मध्य स्थान पर बैठे हैं। यानी आपको यहां करना यह है कि एक वर्गाकार टेबल आपको बनाना है। 4 व्यक्ति को यहां चारों कोने पर इस प्रकार से बैठाएंगे और 4 को हम भुजा के मध्य में बैठाएंगे। अब देखिए बोला गया सभी का चेहरा केंद्र की ओर है। जब सभी का चेहरा केंद्र की ओर होगा तो सबका चेहरा इस रूप से हम अंदर की ओर कर दिए। अब आइए अगले स्टेटमेंट की ओर ध्यान दीजिएगा। आगे बोला गया कि S जो है वह U के बाईं ओर ठीक बगल में है। यानी S जब भी बैठेगा तो वह U के ठीक बाईं ओर में S बैठेगा।
अगले लाइन में बोला गया यू टी के बाईं ओर बैठा है। अगर यू टी के बाईं ओर में बैठेगा तो टी का स्थान ये हो जाएगा। फिर बोला गया टी किसी एक भुजा के मध्य स्थान पर। अब देखो ये आपका निश्चित स्टेटमेंट है, तो फिगर की शुरुआत हम इस लाइन से करेंगे। हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी आप सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाइए या फिर पजल का क्वेश्चन बनाइए, ध्यान केवल ये रखना है कि स्टेटमेंट को कभी भी दोबारा नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट को एक ही बार हम पढ़ते जाएंगे और फिगर को बनाते जाएंगे। जैसे आपने देखा कि अभी हम स्टेटमेंट को पढ़ते गए और यहाँ फिगर बनाते गए, जो डिफिनिट स्टेटमेंट हमारा नहीं था उसको हमने साइड में लिखते गए। अब जैसे ही डिफिनिट आ गया तो उसको उठाकर हम यहाँ लाने का काम करेंगे। अब देखो बाबू बोल रहा है कि टी किसी एक भुजा के मध्य में है, तो भुजा के मध्य का 4 स्थान है, 1 2 3 4। इन चारों में से आप टी को कहीं पर भी बिठा सकते हैं। अगर मानिए टी को हम यहाँ पे बैठाएंगे तो टी के ठीक बाईं ओर यहाँ पर यू बैठेगा, यू के ठीक बाईं ओर में यहाँ पे एस बैठेगा। अगले लाइन में आपको बोला गया कि आर जो है वह यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर आर, तो पहला दूसरा तीसरा यहां पे आपका आर बैठेगा। अगले लाइन में कहता है पी जो है भी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है, यानी पी जो है वह आर का भी पड़ोसी है और भी का भी पड़ोसी है। तो आर यहां है तो पी को हम कहां रखेंगे, पी का स्थान ये हो जाएगा, ये वाला स्थान तब भी का देंगे। तो देखिए पी जो है वह आर का भी पड़ोसी और भी का भी पड़ोसी। अगले लाइन में बोल रहा है कि डब्लू जो है वह टी के ठीक बगल में नहीं है। अगर डब्लू टी के बगल में नहीं होगा यानी डब्लू का स्थान ये नहीं होगा, तब एकमात्र स्थान ये बचता है, तो डब्लू का स्थान निश्चित रूप से ये हो गया। अब एक स्थान बच रहा है, देखिए कौन सा व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्यू बचा है, तो ये वाला स्थान आपका क्यू का हो गया। क्वेश्चन में सवाल पूछ रहा है आगे कि निम्नलिखित में से कौन किसी एक कोने पर बैठा है। तो देखिए क्या एस कोने पर है, नहीं है। एस जो है मध्य में है, ए नंबर गलत हो गया। आर जो है ये भी मध्य में, बी भी गलत। और क्यू जो है ये कोने पर बैठा हुआ है। यहां देखिए क्यू कहां बैठा है, कोने पे। तो आंसर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो 47 का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए और लाइक का बटन एकदम खटाखट दे दनादन करके एकदम दबा दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 पे नजर डालिएगा। 48 यहाँ बाबू ये रैंकिंग का सवाल है। सवाल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने एक अलग स्थान प्राप्त किया। अब बोल रहा है कि अमन का स्थान शीर्ष से 11वां। अगर बाबू अमन का स्थान शीर्ष से 11वां होगा तो जाहिर सी बात है अमन के ऊपर में 10 व्यक्ति होंगे। अब सवाल में बोल रहा है कि निखिल का स्थान नीचे से 13वां है। अगर निखिल का स्थान नीचे से 13वां होगा तो निखिल के नीचे 12 व्यक्ति होंगे, तभी तो 12 के बाद यह स्थान 13वां कहलाएगा। अगले लाइन में बोल रहा है कि केवल 3 विद्यार्थियों का स्थान अमन और निखिल के बीच है। अगर केवल 3 व्यक्ति का स्थान इन दोनों के बीच में होगा तो यहाँ पे 3 स्थान दे दीजिए। अब सवाल में देखो एक तो पंक्ति का स्थिति ये बना जिसमें कि 10 1 11 11 3 14 1 15 15 और 12 27, यानी कि इस पंक्ति में 27 व्यक्ति आपके बैठेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि पंक्ति आपका इसी रूप में बना हो, इसके अलावे एक और स्थिति आपके हो सकते हैं। क्या हो सकता है उसे समझिएगा। जब बोला गया कि अमन और निखिल के बीच में 3 व्यक्ति हैं तो इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि निखिल नीचे और अमन ऊपर है। ये भी स्थिति हो सकता है कि निखिल आपका ऊपर हो और अमन नीचे हो और इन दोनों के बीच में बोला गया 3 व्यक्ति, तो यहां हो गया 3। अब सवाल में जैसे बोला गया कि अमन आरंभ से 11वां है तो अमन के ऊपर 10 व्यक्ति चाहिए, तो 3 1 4 4 और 6 हो गया 10। तो देखिए ऊपर से अमन का स्थान 11वां, 6 1 7 7 3 10, यह स्थान हो गया 11वां। बोला गया निखिल जो है नीचे से 13वां, तो निखिल के नीचे 12 व्यक्ति चाहिए, 3 1 4 4 और 8 आपके हो गए 12। अगर इस पंक्ति में देखेंगे तो 6 1 7 3 10 1 11 और 8 आपका हो गया 19, यानी इस वाले पंक्ति में 19 व्यक्ति, इस वाले पंक्ति में 27 व्यक्ति। लेकिन
कभी भी ये दोनों पंक्ति एक साथ नहीं बन सकता है। अगर ये पंक्ति बनेगा तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा तो ये नहीं बनेगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति दो जगह अलग अलग पंक्ति में नहीं रह सकता, किसी एक ही पंक्ति में रहेगा तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा या का मतलब होता है दो में कोई एक। अगर 27 होगा तो 19 नहीं, 19 होगा तो 27 नहीं। अब आइए सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है कि एक विषम संख्या, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है जो 3 से विभाज्य है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए ये विषम संख्या तो दोनों है, लेकिन ये 19 जो है ये 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, लेकिन 27 आपका 3 से पूर्णतः विभाज्य है। और इसके कारण आंसर देंगे पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या आपके 27 होंगे, तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। रोहित यादव समझ नहीं आ रहा है, कौन से क्वेश्चन बाबू नहीं समझ रहे हैं, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। रोहित यादव आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग आंसर ये कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर, तो इसको आगे हम फिर से आपको आराम से बता सकें। जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से बोलिए बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को फिर से बताना, फिर से बताने का मतलब है यहां सीधा सा समझो सवाल में क्या बोल रहा है। सवाल में बोल रहा है कि अमन का स्थान शीर्ष से 11वां यानी ऊपर से 11वां है। अगर मानो कोई व्यक्ति ऊपर से 11वां है तो 10 व्यक्ति के बाद होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब ये स्थान हो जाएगा 11वां। अगर अमन का स्थान बाबू ऊपर से 11वां होगा तो 10 व्यक्ति के बाद होगा 11वां स्थान। अगर कोई व्यक्ति नीचे से 13वां है तो 12 व्यक्ति के बाद होगा 13वां स्थान। वही सवाल में यहां बोल रहा। दूसरा लाइन ये ध्यान रखिए, सवाल में बोल रहा कि केवल 3 व्यक्ति जो है 3 विद्यार्थी का स्थान अमन और निखिल के बीच में है। लेकिन अब देखो सवाल में कहीं ये नहीं बोला गया कि पंक्ति में अमन का स्थान निखिल से ऊपर है या अमन का स्थान निखिल से नीचे है, ये दोनों में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। अब देखिए पंक्ति की 2 स्थिति बन सकती है, क्या क्या बन सकता है यहां समझिएगा। अगर निखिल ऊपर रहा यहां पे अमन रहा, इस वाले पंक्ति में अमन को ऊपर रखते हैं, यहां निखिल को नीचे रखते हैं, ये दोनों स्थिति तो बन सकता है। अब इन दोनों में बोला गया कि इन दोनों के बीच विद्यार्थियों की संख्या 3 है, तो यहां भी 3 और यहां पर भी कितने हो गए 3। आगे लाइन में कहता है कि अमन जो है वह ऊपर से 11वां। अगर बाबू अमन ऊपर से 11वां होगा तो अमन के ऊपर में 10 व्यक्ति चाहिए, तो अमन के ऊपर विद्यार्थियों की संख्या यहां लिख देंगे 10। और यहां देखिए इस वाले पंक्ति में अगर अमन के ऊपर 10 होंगे तो अमन के ऊपर पहले 3 है, उसके बाद यहाँ पे निखिल है, तो 3 1 हो गया 4, और 4 के बाद यहाँ ऊपर 6 ही ना संख्या होगा, तभी तो 6 1 7 3 10 और अमन का स्थान ये हो जाएगा 11वां। और बोला गया निखिल जो है वह नीचे से 13वां। अगर निखिल नीचे से 13वां होगा तो 12 व्यक्ति के बाद होगा। अब सवाल में देखिए इस पंक्ति में निखिल का स्थान अगर नीचे से 13वां तो निखिल के नीचे कुल विद्यार्थी 12 होनी चाहिए, तो निखिल के नीचे देखिए 3 1 4 और 4 के नीचे यहां संख्या हो जाएगा 8, तो देखिए नीचे से 8 1 9 9 3 12 ये स्थान आपका हो गया 13वां। तो अब सवाल में देखिएगा दोनों पंक्ति में स्थिति अलग अलग होगी। अगर पंक्ति ये बनेगा तो ये नहीं बनेगा और अगर ये बनेगा तो ये नहीं बनेगा। इन दोनों में कौन होगा इस बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, इसीलिए यहां दोनों के बीच में शब्द लगेगा या का मतलब होता है दो में कोई एक, और वह एक कौन है इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर इस पंक्ति को देखें तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितने हैं 6 1 7 3 10 10 1 11 11 8 19, यानी इस पंक्ति में 19 है, जबकि इस पंक्ति में 10 1 11 3 14 1 15 12 27 व्यक्ति हैं। सवाल में बोला यह गया कि यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है, कुल संख्या एक विषम संख्या है जो यानी कि वह जो विषम संख्या है वह 3 से विभाज्य है। अब बोलिए विषम संख्या तो ये 19 भी हो रहा है और विषम संख्या यहाँ आपके 27 भी हो रहे हैं, लेकिन 19 आपका 3 से विभाज्य नहीं है, जबकि
27 जो है आपका 3 से विभाज्य है और इसके आधार पे आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वह आपके कितने हो जाएंगे 27। रोहित यादव जी, उम्मीद है कि ये अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर, अगर नहीं आया होगा तो इसको लास्ट में हम देख लेंगे। आप फिर से कमेंट कर दीजिए कि आप समझे या नहीं समझे। अगले सवाल की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए 49 में यहां पर 3 शब्द दिए गए, वैज्ञानिक, शोधार्थी और प्रोफेसर। तो इन सभी का आपस में कुछ कुछ का संबंध होगा, यानी कुछ वैज्ञानिक शोधार्थी भी हो सकते हैं, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर शोधार्थी और वैज्ञानिक दोनों होंगे, और शोधार्थी भी कुछ वैज्ञानिक हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर हो सकते हैं। यानी यहां जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 देंगे, क्योंकि यहां सभी का, तीनों का, ये तीनों अलग अलग व्यवसाय है, ये तीनों अलग अलग आपका क्या है, क्षेत्र है, जिसमें कुछ कुछ का संबंध रहता है। तो इसलिए यहां तीनों एक दूसरे से संबंध रखेगा और थोड़ा थोड़ा का रखेगा, और इस आधार पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 49 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो 50 में बाबू क्या बोल रहा है, 50 में बोल रहा है कि बच्चों को 5 साल या इससे अधिक उम्र होने पर स्कूल में डालना चाहिए। यानी स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी बच्चा हो, उसे 5 साल की उम्र होने पर या उससे अधिक उम्र होने के बाद, बोल रहा इससे अधिक उम्र होने के बाद स्कूल में डालना चाहिए। अब देखिए ऐसा क्यों बोल रहा है, तो धारणा नंबर 1 कहता है कि स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों का प्रवेश नहीं देते हैं। अब बोलिए अगर स्कूल 6 वर्ष के बाद बच्चों का एडमिशन नहीं लेता, तो यहां स्टेटमेंट में कभी भी नहीं होता कि इससे अधिक उम्र होने पर, यानी कि 5 से ऊपर 6-7 कभी भी एडमिशन कराया जा सकता है। तो पूर्व धारणा नंबर 1 आपका क्या है, गलत है। दूसरा कहता है कि 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को विकास और सीखने की क्षमता का उचित स्तर प्राप्त नहीं होता है। तो ये धारणाएं आपका बिल्कुल सही है। बच्चों का शरीर या मानसिक स्थिति जो है वह किस उम्र में विकास करता है, तो वो 3 वर्ष से लेकर 14, 15, 16, 18 वर्ष तक बहुत ज्यादा विकास करता है। यानी कि बच्चों का विकास होने के लिए मिनिमम बोला गया कि 5 साल होनी चाहिए। किस कारण, क्योंकि उसका विकास और सीखने की जो क्षमता है वह उस स्तर का नहीं होता है। तो ये दूसरे नंबर धारणाएं आपके सही है, पहला गलत है, और इस आधार पे आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 आपका क्या है, निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 पर देखिएगा आपके क्या आंसर होने वाले हैं। चलिए 50 का डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है बाबू कि एक परिवार में 3 जोड़े समेत, यानी 3 विवाहित जोड़े समेत 4 परिजन है, यानी 4 सदस्य हैं। अब बोल रहा है कि कलाकार की शादी राजनेता से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं। सवाल में बोला गया कि कोई कलाकार है जिसकी शादी राजनेता से हुई है, जिसकी शादी राजनेता से। तो विवाहित जोड़े के बीच प्लस का सिंबल देंगे, लेकिन इनमें कौन पति है और कौन पत्नी है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बोले गए इसके 3 संतान, तो इनको 3 संतान दीजिए। एक ये हो गया, एक इसका भाई या बहन होगा, फिर एक इसका भाई या बहन हो जाएगा। तो इन दोनों के ये 3 संतान हो गए। अब इसमें कौन पुरुष है कौन महिला इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए सवाल में बोल रहा है कि शिक्षिका लेखाकार की जेठानी है, यानी शिक्षिका जो भी होगी वह लेखाकार की जेठानी है। आगे बोल रहा है जो इंजीनियर की पत्नी है, यानी ये जो शब्द जो है वह लेखाकार के लिए प्रयोग किया गया, यानी ये लेखाकार जो है वह इंजीनियर की पत्नी होगी। तो यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं कि लेखाकार जो है वह इंजीनियर की पत्नी है। वह किसकी पत्नी है बाबू, तो इंजीनियर की पत्नी है, तो इंजीनियर पति हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि डॉक्टर और कारोबारी दोनों भाई हैं, इनमें से कौन शिक्षिका का पति है। अब ध्यान से समझिए, यहां पर अगर फिगर को देखें तो 5 व्यक्ति पहले आ चुके हैं और परिवार में सदस्यों की संख्या टोटल 7 है, और इनमें 3 विवाहित जोड़े हैं। एक विवाहित जोड़ा तो ये हो गया, 2 और विवाहित जोड़े अगर करेंगे
तो उस स्थिति में यह करना होगा कि इनमें से किसी एक को इंजीनियर बनाना होगा। अगर हम बाबू इसको इंजीनियर बनाते हैं, अगर बाबू हम इसको इंजीनियर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर इसको हम इंजीनियर बनाते हैं तो ये हो जाएगा पुरुष, और इसकी पत्नी जो है वह पेशे से लेखाकार हो जाएगी, इसकी पत्नी पेशे से लेखाकार हो जाएगी। और शिक्षिका जो है लेखाकार की जेठानी है। अब इसकी जेठानी कौन होगी? तो इसका जो जेठ होगा यानी इंजीनियर का जो भाई होगा, और भाई की जो पत्नी होगी वही इसकी कौन हो जाएगी? जेठानी। और ये जो है पेशे से क्या है? तो ये एक शिक्षिका है, तो यहां पर लिख देंगे शिक्षिका। क्लियर? अब देखिए आगे सवाल में बोल रहा है कि डॉक्टर और कारोबारी दोनों भाई हैं। अब दो भाई होंगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें से एक डॉक्टर और एक क्या होंगे? कारोबारी होंगे। एक डॉक्टर और एक कारोबारी। अगर ये डॉक्टर होगा तो ये आपका कारोबारी हो जाएगा, यहां निश्चित नहीं कर पाएंगे। और अगर ये कारोबारी होगा तब निश्चित रूप से ये आपका क्या होगा? डॉक्टर होगा। अब देखिए परिवार में सदस्यों की संख्या 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 विवाहित जोड़ा, तो एक विवाहित जोड़ा यहां हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। 3 विवाहित जोड़े भी हो गए। केवल जो निश्चित नहीं हुआ, इन दोनों का व्यवसाय आपका निश्चित नहीं हुआ। अब आइए सवाल पर। सभी सवाल में बोला गया शिक्षिका का पति कौन हो सकता है? इनमें से कौन शिक्षिका का पति हो सकता? तो शिक्षिका का पति डॉक्टर भी हो सकता या कारोबारी हो सकता, इन दोनों में कोई एक हो सकता। तो यहां देखिए कारोबारी नहीं, यहां डॉक्टर दिया हुआ है। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो शिक्षिका का पति कभी भी लेखाकार नहीं होगा, राजनेता नहीं होगा, इंजीनियर नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा? डॉक्टर, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर चला जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं। 51 के बाद अगला 52 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? तो 52 यहां कर रहा है बाबू सिंबल को चेंज करना। तो ऐसे सवाल में क्या होता है कि हम लोग अक्सर वैसे सिंबल को देखते हैं जहां पे हम चेंज करें तो भाग उग लग जाए। अगर देखिए तो यहाँ 6 3 में भाग लगाया जा सकता, लेकिन भाग लगाने के लिए गुना और भाग को आपस में बदलना पड़ेगा। तो देखिए गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ प्लस है, तो यहाँ वाला इसको हम नहीं लेंगे, दूसरे को चेक करेंगे तो भाग ये वाला तो सिंबल चेंज ही हो जाएगा, तो इसको भी नहीं। यहाँ गुना भी नहीं होगा, प्लस। प्लस का मतलब है यहाँ प्लस, और भाग का अर्थ है माइनस। यहाँ देखिए प्लस का मतलब क्या है? प्लस का अर्थ यहाँ दिया गया भाग, यानी यहाँ अगर हम भाग का सिंबल रखेंगे तो 3 से भाग 6 का लग जाएगा, यानी डी नंबर में ही हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 7 के बाद यहाँ है भाग। भाग का मतलब क्या दिया गया? तो बोल रहा है कि भाग का अर्थ है माइनस, तो 7 माइनस यहाँ हो गया 2। गुना, गुना का अर्थ दिया गया प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के बाद 6। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब है भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुना, तो यहाँ गुने हो जाएगा 4, बराबर आपका कितना होना चाहिए? 13। आइए समीकरण बैठा कर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 7 माइनस 2 प्लस आपके हो जाएंगे 3 दूना 6, ये 2 हो गया, गुने आपका हो जाएगा कितना? 4। आगे देखेंगे तो 7 माइनस 2 प्लस आपका हो गया 4 गुने 2 हो जाएंगे 8, 8 और 7 हो गया 15, 15 माइनस 2 बराबर आपका हो जाएगा 13। तो यहां भी आपका 13 है, यानी ये समीकरण आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर जो होगा 52 का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद अगले सवाल की ओर आइए। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में पूछा गया कि 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसके लिए कुछ कोड अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। कोड ये याद रखना, कोड के अलावे भी विषम दिन के आधार पे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2000 वर्ष तक विषम दिनों की जो संख्या होते हैं, विषम दिनों की जो संख्या होते हैं वह आपका होता है 0। विषम दिन की संख्या आपके हो जाते हैं कितने बाबू? तो 2000 ईस्वी तक विषम दिनों की संख्या होते हैं 0। अब 2000 से लेकर हमें 2019 तक टोटल वर्ष का विषम दिन निकालना। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी जनरल ईयर में, सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, जबकि लीप ईयर में, हर लीप ईयर में 2 आपके विषम दिन होते हैं। अब देखिए 2000 से लेकर 2019 तक टोटल 19 वर्ष होते हैं, और उस 19 वर्ष में
15 जो होगा ये आपका जनरल ईयर होगा और 4 जो होंगे वह आपके लीप ईयर होंगे। 4 कौन कौन सा होगा? तो 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 भी लीप ईयर है, लेकिन 2020 अभी पूरा नहीं गुजरा है, इसलिए 2020 को अभी हम काउंट नहीं करेंगे, हमको 15 मार्च तक रहना। तो 2019 हम पूरा ले लेंगे। तो यहां देखिए 15 जनरल ईयर में आपके 15 ऑड डे हो जाएंगे और 4 लीप ईयर में आपका 8 ऑड डे हो जाएगा। तो 15 और 8 यहां पर कितने हो गए? 23। अब देखिए 2019 तक में ये आपका 23 ऑड डे है। उसके बाद जो ऑड डे होता है उसको आप गिनती करेंगे। ऑड डे क्या होता है? तो दिनों की संख्या को जब हम 7 से भाग देते हैं और उसके बाद जो शेषफल बचता है वो आपका विषम दिन कहलाता है। तो देखिए जनवरी माह में दिनों की संख्या आपके होते हैं 31 और 31 को 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 3, यानी कि जनवरी माह में ऑड डे की संख्या 3 हो जाएगा। फरवरी माह में जो होता है बाबू जनरल ईयर में ऑड डे होता है 0, जबकि लीप ईयर में ऑड डे की संख्या होता है 1। और मार्च में यहां देखिए आपके 15 मार्च यानी कि आपका 15 दिन है। इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो यहां देखिए 3 1 4 और 4 और 15 आपका हो जाता है 19। अब इन सभी को हम जोड़ते हैं तो 19 और 3 आपका हो गया 9 3 12 का 2 1 और 2 1 3 1 आपका हो गया 4, यानी 42 आपका ऑड डे आ रहा। अब ये 7 से ज्यादा इसको भी भाग देते हैं। 42 को 7 से भाग देंगे, 7 छक्का आपका हो जाएगा 42, ये पूरी कट गया, यानी शेष आपका 0 बचा। और 0 जो होता है ये आपका रविवार का दिन होता है। तो आंसर दीजिएगा रविवार, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये इतना जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। हो सकता है ये जो आपको समझने में थोड़ा परेशानी हुआ होगा, जो पहली बार क्लास कर रहे होंगे, जो किए होंगे उनको तो पता होगा कि ये दिन कैसे निकाले गए, लेकिन जो नहीं किए होंगे उनको कभी दिक्कत होगा। तो जिनको दिक्कत होगा वो क्लास कर सकते हैं, वहां पे आप इसे विशेष रूप से समझ सकते हैं। आइए 53 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 54 में। तो 54 में यहां पर देखिएगा त्रिभुज की संख्या पूछा गया। तो त्रिभुज की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, जब त्रिभुज के अंदर इस प्रकार से वर्टिकल लाइन हो तो उसके अंदर जितने भाग बने उसको देकर उसको जोड़ देना। अब यही त्रिभुज देखिए, इसको पलट कर यहां पर लिखा गया, ये वाले आंसर आपके बन रहे, यानी कि त्रिभुज आपका GCE में त्रिभुजों की कुल संख्या कितने होंगे? 1 2 3 और तीनों को जोड़ देंगे आपका हो गया 6। अब उसके बाद देखिए और त्रिभुज आपके कहां से बनेंगे? तो 6 तो आपका ये हो गया, 6 के बाद ये हो जाएगा 7, ये छोटा वाला 8, ये हो गया 9, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो गया आपका 11। इसके बाद अगर हम त्रिभुज की बात करें तो कौन कौन सा बनेगा? 11 के बाद देखिए एक ये वाला त्रिभुज आपका बनेगा जो हो जाएगा आपका 12, उसके बाद एक ये त्रिभुज आपके बनेंगे जो हो जाएगा आपका 13। इसके बाद देखिए और त्रिभुज कौन सा बनेगा? तो ये HG और E ये दोनों मिलकर एक और त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो 13 और 1 यहां हो गए 14। उसी प्रकार इसके ठीक अपोजिट BE और C ये तीनों मिलकर एक और त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो 14 1 हो गया आपका 15। अब यहाँ 15 के बाद देखिए और कौन सा त्रिभुज आपका बनाया जा रहा है? तो 15 के बाद एक और त्रिभुज बनेगा, यहां देखिए HB और E एक त्रिभुज आपका ये वाला बनेगा। तो 15 1 आपका हो गया 16। 16 के बाद और अगर त्रिभुज की हम बात करें तो 16 के बाद और त्रिभुज यहां से एक त्रिभुज आपका बन रहा है 16 और 1 ये हो गया आपका 17। इसके बाद एक जो बनेगा वो आपका सबसे बड़ा वाला बनेगा, सबसे बड़ा वाला एक ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। तो 17 और 1 आपका हो गया 18, यानी इस फिगर में टोटल त्रिभुज की जो संख्या है वह आपका हो जाएगा 18, यानी आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 अब आगे आइए 54 के बाद अगले सवाल 55 में यहां बोल रहा है कर्म से दी गई आकृति में से कौन सा भिन्न है? तो यहां देखिए क्या है, यहां पर सीधी रेखा और वक्र रेखा और सीधी रेखा दोनों मौजूद है। यहां भी वक्र रेखा सीधी रेखा मौजूद है, यहां भी वक्र रेखा सीधी रेखा मौजूद है, यहां भी वक्र रेखा और सीधी रेखा मौजूद है। लेकिन ऑप्शन ई में
जितनी भी रेखाएं हैं ये सीधे सारे के सारे सीधी रेखा है, इसमें आपका वक्र रेखा नहीं है। और इस आधार पे ये जो फिगर है इन सभी से अलग है, यानी 5वें नंबर का फिगर आपका अलग होगा, यानी 5 फिगर आपका अलग। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? वक्र रेखा और सीधी रेखा के आधार पे यहां आपका आंसर होगा। तो यहां से आगे आज आपका सारे क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए। तो अगले सेट में हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर सेट मारते रहिए।